Hello my dear students, I am Shiv Prasad Tripathi, an English lecturer of Sita Inter College, Mahmudabad, Sitapur. Today in this video, I will teach a very important and useful topic, that is figures of speech. This video is for the students of class 12. आज के इस वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं और ये वो फैक्टर्स और एलिमेंट्स होते हैं जो लिटरेचर में पोइट्री की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, अर्थात साहित्य में कविता की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स या जो तत्व होते हैं उन्हीं को इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को रखा गया है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, उस क्वेश्चन में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होते हैं और किसी एक फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन लिख करके उसके 2 एग्जाम्पल्स ये देने होते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 मार्क्स की डिफिनीशन और 2 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल्स, परिभाषा 2 नंबर की और 2 उदाहरण 2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर के ये प्रश्न 4 अंकों का होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वह है सिमिली। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं को किसी एक समान गुण के आधार पर एक समान बताया जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में अ कंपैरिजन इज मेड, एक तुलना की जाती है बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में, और ऑब्जेक्ट्स अथवा तथ्यों के बीच में, विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम कोई एक बिंदु, कोई एक पॉइंट कॉमन होता है। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज एंड एकिन आर यूज्ड। और जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स में इन वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड अनिवार्य रूप से यूज किया जाता है। या तो सो का यूज किया जाता है, या लाइक का यूज किया जाता है, या एज का, या एकिन वर्ड का यूज किया जाता है। और ये वर्ड्स दिखाते हैं कि 2 भिन्न प्रकार की चीज़ों के बीच में समानता स्थापित की गई है। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है और इसके एग्जाम्पल्स हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के समान होता है। जीवन को स्वप्न के समान बताया गया है पहले एग्जाम्पल में, क्योंकि जिस प्रकार से सपना कब टूट जाएगा, जब आप जग जाएंगे, सपना देख रहे हैं और जाग गए तो सपना टूट गया। सपने का कोई अस्तित्व परमानेंट नहीं होता है, उसी प्रकार से जीवन का भी कोई अस्तित्व परमानेंट नहीं होता है। ये नहीं पता है कि हमारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा, इसीलिए जीवन को यहाँ पर सपने के समान बताया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, वह फुर्तीली बन जाएगी जैसे हिरन का बच्चा होता है। इस उदाहरण को विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है एजुकेशन ऑफ नेचर, वहाँ से एग्जाम्पल लिया गया है। कवि लूसी एक काल्पनिक पुत्री है जिसको बताता है कि वह ऐसी फुर्तीली बन जाएगी
जैसे कि हिरन का बच्चा होता है। तो यहाँ पर लूसी जो एक काल्पनिक पुत्री है नेचर की, प्रकृति की, उसकी तुलना की गई है हिरन के बच्चे से। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स और ये डेफिनीशन आप ठीक से तैयार करेंगे। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर होता है। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। मेटाफर को रूपक अलंकार कहा जाता है और इसमें और सिमिली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिमिली में दो भिन्न प्रकार की चीज़ों को किसी एक समान गुण के आधार पर एक समान बताया जाता है और मेटाफर में दो भिन्न प्रकार की चीज़ों को एक समान न बता करके बल्कि एक ही मान लिया जाता है। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। एक मेटाफर अव्यक्त उपमा होता है। मेटाफर को अव्यक्त उपमा कहते हैं, अर्थात इसमें उपमा प्रदर्शित नहीं की जाती है। इन इट कंपेयरिंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। इसमें तुलना वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनकी तुलना की जाती है, जो कंपेयरिंग थिंग्स हैं, उनको एक समान मान लिया जाता है, उनको एक ही मान लिया जाता है, समानता स्थापित नहीं की जाती है। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक सो एंड एकिन आर नॉट यूज्ड। और इसमें जो तुलना के शब्द होते हैं, जैसे एज है, लाइक है, सो है, एकिन है, इन वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है इसके एग्जाम्पल्स में। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, कैमिल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। इस उदाहरण में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। तो यहाँ पर ऊंट को रेगिस्तान के जहाज के समान न बता करके बल्कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज ही मान लिया गया है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जीवन है किंतु एक चलती फिरती परछाई। तो यहाँ पर लाइफ को वॉकिंग शैडो माना गया है। तो इस प्रकार से इन एग्जाम्पल्स में दो भिन्न चीज़ों को एक समान नहीं बताया गया है बल्कि एक ही मान लिया गया है। जैसे पहले एग्जाम्पल में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया और दूसरे उदाहरण में जीवन को एक चलती फिरती परछाई कहा गया। अब देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच आपका है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसमें निर्जीव चीज़ों को या कोई हमारे जो भावात्मक विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको एक व्यक्ति के रूप में सजीव दिखाया जाता है। डिफिनीशन से देखते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर पर्सनिफाइड एज लिविंग बीइंग्स। इस अलंकार में निर्जीव चीज़ों को तथा हमारे जो भावात्मक विचार हैं उनको सजीव के रूप में उनको माना जाता है। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स। पहले एग्जाम्पल में डेथ को पर्सनिफाइड किया गया है, मृत्यु को एक व्यक्ति के रूप में सजीव प्रस्तुत किया गया है। और दूसरे एग्जाम्पल में लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में एम्बिशन को, महत्वाकांक्षा को एक पर्सन के रूप में व्यक्त किया गया है, उसको मानवीकृत किया गया है, उसको माना गया है कि ये एम्बिशन एक पर्सन है। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, ये जो लाइन है ये थॉमस ग्रे की पोएम आपके ही कोर्स में है, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। उस पोएम से ली गई लाइन है और यहाँ पर एम्बिशन को एज ए पर्सन पर्सनिफाइड किया गया है। तो इन कारणों से इन दोनों एग्जाम्पल्स में पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के हैं। इसके बाद में अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। अगला है ऑक्सीमोरन। ये विरोधाभास अलंकार कहलाता है। इसमें दो भिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हैं
दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। डिफिनीशन देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इस अलंकार में दो विपरीत विचारधाराओं को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एक तरफ कहा जा रहा है कि हैविंग नथिंग, कुछ नहीं रखते हुए, कुछ भी ना रखते हुए ही हैथ ऑल, वह सब कुछ रखता है। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि कुछ नहीं है उसके पास, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसके पास सब कुछ है। तो इस एग्जाम्पल में नथिंग एंड ऑल दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों अपोजिट आइडियाज हैं। एक साथ इनको एक ही सेंटेंस में प्रस्तुत किया गया है, यूज किया गया है। इस कारण से यह एग्जाम्पल ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का है। दूसरा एग्जाम्पल है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इस एग्जाम्पल में भी फेयर एंड फाउल ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, एक साथ दोनों को यूज किया गया है। इस प्रकार ये जो पहला एग्जाम्पल है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये भी आपके सिलेबस में पोइम है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सर हेनरी वॉटन इसके कंपोजर हैं और उसी पोइम से ये लाइन ली गई है। ये एक हैप्पी पर्सन के बारे में कही गई बात है कि जो हैप्पी पर्सन होता है, तो हैप्पी पर्सन के पास अगर कुछ भी नहीं है तब भी वह सेटिस्फाइड होता है पूरी तरह से, और ऐसा उसको फील होता है, उसके पास जो कंटेंटमेंट होता है, जो संतोष होता है, उस संतोष के कारण से उसको ऐसा फील होता है कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये फेमस ड्रामाटिस्ट सर विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है मैकबेथ। ये ट्रेजेडी है और उसी मैकबेथ जो ट्रेजिक प्ले है, उस ट्रेजिक प्ले से ली गई ये लाइन है कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इस प्रकार से ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच एक विरोधाभास अलंकार होता है और इसके एग्जाम्पल्स और डिफिनीशन मैंने बताया। इसके बाद आपको अगला देखना है हाइपरबोल। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें जो चीज़ें होती हैं उनको या तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके और या बहुत ही घटा करके या बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही ज़्यादा उनको बेटर या फिर बहुत ज़्यादा वर्स ये व्यक्त किया जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी स्टेटमेंट कहा गया है वह रियल नहीं है, रियलिटी को छुपा दिया जाता है। आइए डिफिनीशन देखते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड। हाइपरबोल में चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है एज ग्रेटर आर लेस, या तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके या बहुत घटा करके, या बेटर आर वर्स, या उनको बहुत अच्छा बताया जाता है या बहुत ही बुरा बताया जाता है, देन दे एक्चुअली आर। वास्तव में जो वास्तविक रूप में वे होती हैं, उस वास्तविकता को छिपा करके, वास्तविकता को न व्यक्त करके, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके या बहुत ही घटा करके चीज़ों को व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, पहला है देयर चीफ वाज माउंटेन हाई। उनका जो मुखिया था तो मुखिया पर्वत के समान ऊंचा था। कोई भी व्यक्ति पर्वत जैसा ऊंचा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स। वह इतना रोई कि उसके रोने से जो आंसू निकले उनसे ओशन भर गया, सागर भर गया। तो ये भी संभव नहीं है, ये भी रियलिटी प्रतीत नहीं होती है। इस कारण से इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो भी बात कही गई है
वो वास्तविक नहीं प्रतीत होती है, इसलिए दोनों एग्जाम्पल्स हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच के हैं। आइए इसके बाद अगला फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। अगला फिगर ऑफ स्पीच है अपास्ट्रॉफी। इसको संबोधन अलंकार कहते हैं। इसमें सीधे किसी मृतक व्यक्ति को, किसी अनुपस्थित व्यक्ति को या किसी मानवीकृत विचार को संबोधित किया जाता है। आइए डिफिनीशन देखते हैं। एन एपास्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। एन एपास्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। एक एपास्ट्रॉफी सीधा संबोधन होता है टू द डेड, किसी मृतक व्यक्ति के लिए, टू द एब्सेंट, किसी अनुपस्थित व्यक्ति के लिए, आर टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, अथवा किसी ऐसे विचार या ऐसी वस्तु को जिसको सजीव के रूप में माना गया हो, जिसका मानवीकरण किया गया हो सजीव के रूप में। तो इस प्रकार का यदि कोई एग्जाम्पल है तो वह अपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का होगा। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। इसमें देखिए सीधे संबोधित किया गया, डायरेक्टली एड्रेस किया गया है जूलियस सीजर को। और ये जो लाइन है ये भी सर विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम जूलियस सीजर ही था, और उसी से ये लाइन ली गई है। इसमें जूलियस सीजर हीरो होता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसकी हत्या किए जाने के बाद उसको संबोधित किया जाता है। अन्य जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ऐसा फील होता है कि मरने के बाद जूलियस सीजर और भी पावरफुल हो गया है। इस कारण से जूलियस सीजर को संबोधित किया गया है और कहा गया है कि दाउ आर्ट माइटी एट, तुम अब भी शक्तिशाली हो। ऐ जूलियस सीजर, तुम अब भी शक्तिशाली हो। तो इस कारण से ये एग्जाम्पल अपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का है, क्योंकि यहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति को सीधे संबोधित किया गया है। दूसरे एग्जाम्पल में ओ वेस्ट विंड दाउ आर्ट वेरी पावरफुल। दूसरे एग्जाम्पल में वेस्ट विंड पछुआ हवा, इसको पर्सनिफाइड किया गया है यहाँ पर, और पर्सनिफाइड करने के बाद उसको संबोधित करते हुए कहा गया है कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। ऐ वेस्ट विंड, ऐ पछुआ हवा, तू बहुत ही शक्तिशाली है। इस कारण से इन दोनों एग्जाम्पल्स में एपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच पाया जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स एपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच के हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में किसी मृतक व्यक्ति को अनुपस्थित अथवा किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया को सीधे संबोधित किया जाता है। जैसा कि इन एग्जाम्पल्स में, पहले एग्जाम्पल में आफ्टर डेथ जूलियस सीजर को डायरेक्टली एड्रेस किया गया है, मरने के बाद, उसकी हत्या कर दिए जाने के बाद जूलियस सीजर को सीधे संबोधित किया गया है। और दूसरे एग्जाम्पल में वेस्ट विंड को एज ए पर्सन मान करके इसको बताया गया कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। अब इसके बाद अगला और लास्ट आपके सिलेबस का अंतिम फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। इसमें इसको ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। इस अलंकार की मेन विशेषता यह होती है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड होता है, यूज किया जाता है, जो वर्ड किसी की आवाज को व्यक्त करता है। आइए डिफिनीशन देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज अ वर्ड। इस अलंकार में एक शब्द होता है हुज साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग, जिसकी आवाज ही उसके अर्थ को व्यक्त करती है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द स्नेक्स हिस, इसमें जो हिस वर्ड आया है पहले एग्जाम्पल में, हिस वर्ड सांप के फुफकारने की आवाज को व्यक्त करता है। इस कारण से ये एग्जाम्पल ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का है। और दूसरा एग्जाम्पल है
द डॉग्स आर बार्किंग, इसमें बार्किंग शब्द आया हुआ है। बार्किंग शब्द, वैसे तो बार्क जो शब्द होता है उसका अर्थ पेड़ की छाल भी होती है और कुत्ते का भौंकना भी होता है। तो यहाँ पर चूंकि डॉग्स आर बार्किंग, बार्किंग शब्द से ही ये क्लियर है, ये अर्थ जो व्यक्त करता है उससे स्पष्ट है कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को व्यक्त करता है। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें जो वर्ड आया हुआ है वो किसी न किसी की आवाज़ को व्यक्त करता है। जैसे पहले एग्जाम्पल में हिस वर्ड है और दूसरे में बार्किंग है। इस कारण से ये दोनों एग्जाम्पल्स ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच के हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका पूरा हुआ और ये डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स आप लोग तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको 4 अंक मिल जाएंगे और वो निश्चित हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होते हैं जिनमें से किसी एक की डेफिनीशन लिख करके उसके 2 एग्जाम्पल्स, 2 उदाहरण देने होते हैं। थैंक्स।